हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जियोमैग्नेटिज्म डिस्कस किया था। अर्थ मैग्नेटिज्म को स्टडी करने के लिए कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो उसके मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ से लेंगे। हमने कहा था कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता था उसको डिक्लिनेशन बोलते थे किस प्लेस का। तो हमने ये लिखा था कि डिक्लिनेशन एट ए प्लेस is the angle between the geographical axis and the magnetic axis। और हमने ये भी कहा था कि अगर सपोज ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है तो इससे पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन मान लेते हैं आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया था, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये सपोज अगर मैग्नेटिक एक्सिस है तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, सपोज हमने ये कहा इस तरह से माने ये वाला एक्सिस तो आपका है मैग्नेटिक एक्सिस और ये वाला एक्सिस है ज्योग्राफिकल एक्सिस। इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो थीटा। तो अगर इससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन ये और इससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन ये, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा थीटा, जिसको हम डिक्लिनेशन कहेंगे। तो इन दोनों को ऐसे मतलब जैसे किसी बुक के फ्लैग हो तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा डिक्लिनेशन। ये तो एंगल थीटा, ये थीटा। तो ये वाली डायरेक्शन तो किसकी है, मैग्नेटिक एक्सिस की, और ये किसकी है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो डिक्लिनेशन कहलाएगा। और हमने ये भी कहा था कि ऐसा वर्टिकल प्लेन जो पास हो रहा हो कहां से, पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो पास होगा उसका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस था, और इससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन क्या हो गया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। और मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है, जो कहां से पास हो रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस ये था, तो ये वाला जो है वो कौन है आपके पास, मैग्नेटिक मेरिडियन। और दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स इंक्लिनेशन इज आल्सो ए मैग्नेटिक एलिमेंट, तो इनको डिस्कस करें तो हम यहाँ से ये पिक्चर रिड्रॉ करेंगे, तो वहां आप उसको देखेंगे कैसे। सो नाउ अब हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स आर द क्वांटिटीज और पैरामीटर्स which are required to describe or to study, which are required to study or describe the Earth's magnetic field, Earth's magnetic field क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करना चाहिए। सो टू डिस्क्राइब द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली, दैट इज in terms of both the magnitude and direction, both the magnitude and direction। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में भी स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाए और उसके डायरेक्शन के बारे में भी अगर एस्टिमेट कर पाए तो जिन एलिमेंट्स की हेल्प लेंगे उनके क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एलिमेंट। तो यहाँ हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं मेनली। एक हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको हम थीटा से लिखते हैं, ठीक है, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। डेल्टा से लिखते हैं, ये छोटे वाला डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा से इंडिकेट कर रहे हैं आप इसको, और इसको एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं, सिंपल एंगल ऑफ डिप या सिंपल डिप भी कहते हैं तो भी समझ जाएंगे। और तीसरा है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एच लिख दें या बी एच लिख दें, किसी बुक में एच लिख रखा हुआ नोटेशन बी फील्ड के लिए तो एच उसका सबस्क्रिप्ट डाल दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीएच। और एक चीज होती है और जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको लैम्डा से लिखते हैं।
इनकी टर्म में हम मैग्नेटिक फील्ड को टोटली समझ सकते हैं। तो पीछे हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि भाई हम ये कहते थे कि अगर सपोज किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो आपके जो मैग्नेटिक एक्सिस होगा, सपोज ये वाला एक्सिस आपने लिखा था मैग्नेटिक एक्सिस, क्योंकि यहाँ ये आपके पास एम था और ये था एस एम, ठीक है। और ये वाला जो एक्सिस था, सपोज इससे लिख देते हैं, ये वाला एक्सिस था ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो इसको आपने लिखा था एन जी और एस जी। तो हम ये कहते हैं अगर डिक्लिनेशन की बात करें तो डिक्लिनेशन किसके बीच में, ज्योग्राफिकल एक्सिस एन जी एस जी और मैग्नेटिक एक्सिस एन एम एस एम है, इसके बीच में जो एंगल एनक्लोज हुआ ये थीटा होता है डिक्लिनेशन, ठीक है। जबकि इसको किसी रिजिड सपोर्ट से आपने क्या कर रखा था, सस्पेंड किया हुआ, ठीक है। आप इसको इस तरह से कहे थे कि ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये आपने वर्टिकल प्लेन अगर लिया, अगर ये वाला एक्सिस आपका था कौन सा एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस था, ठीक है। और इसके साथ एंगल बना रखा है, ये किसने बना रखा है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल आपने कितना बताया, थीटा बताया। और अगर हम इस मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, क्योंकि आपका मैग्नेटिक एक्सिस है और ये वाला आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन आप ये मान लीजिए, ये मैं इसके पीछे कवर्ड है तो इसलिए इसको डॉटेड दिखा देता हूं, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, थीटा। इसको डिक्लिनेशन बोले। ये आपका है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और ये वाला है जो पीछे की तरफ, ये आपका क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कह दीजिए, या ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में, वो आपका क्या कहलाता है, डिक्लिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिक्लिनेशन, ठीक है। ये हमने कहा डिक्लिनेशन एट ए प्लेस, डिक्लिनेशन एट ए प्लेस ऑन द अर्थ इज द एंगल, और वो भी कैसा, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस। अब क्योंकि आपने कहा था कि मेरिडियन जो होता है वो वर्टिकल प्लेन होता है पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस से जो पास होगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास उसका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इन अदर टर्म्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, और द एंगल enclosed between geographical meridian, geographical meridian and geographical meridian is G लिख दिया आपने, and magnetic meridian, magnetic meridian को आपने M से लिख दिया। तो इनके बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन वो आपने बताया था ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इनके बीच में जो एंगल होता है ये क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है, ठीक है। और दूसरी टर्म है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कह दीजिए, या मैग्नेटिक डिप कह लीजिए, या सिंपल एंगल ऑफ डिप। एक्चुअल समझिए कि ये क्या है। आप ये कहते हैं कि अगर हमने कोई सपोज मैग्नेटिक कंपास लेते हैं, ठीक है, और उस मैग्नेटिक कंपास को कैसे रखना है आपने, ये समझिए कि आपका वर्टिकल प्लेन है, तो इस वर्टिकल प्लेन के अबाउट इसकी पिवोट हो, और इस प्लेन में ऐसे वो क्या कर सके, रोटेट कर सके। तो जो कोई कंपास अगर रखेंगे हम और वो वर्टिकल प्लेन में, ये सपोज इस तरह से हुई, ठीक है, तो वो ये मैग्नेटिक कंपास सपोज
और ये मैग्नेटिक कंपास जो कि किसी वर्टिकल प्लेन में, कैसे प्लेन में, वर्टिकल प्लेन, और ऑब्वियसली वो वर्टिकल प्लेन क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस की बात कर रहे हैं तो कौन सा प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो उस मैग्नेटिक मेरिडियन में ये डायरेक्शन इस तरीके, ये पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका टोटल क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, टोटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में आपकी जो मैग्नेटिक कंपास जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में आपने सस्पेंड कर रखी वर्टिकल प्लेन में, तो जो वो रोटेट करके और जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी मैग्नेटिक मेरिडियन में, वो क्या होगा आपका टोटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। किसको बताएगा, टोटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से सो जो टोटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है उस मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डी, डेल्टा से लिखेंगे। ये वाला एंगल जो आपके टोटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ने जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन ओरिजिन से इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वाली किस डायरेक्शन है, वर्टिकल। तो उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना है वो क्या कहलाएगा, डिप या एंगल ऑफ डिप कर दीजिए या इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, सो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। सो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कह दीजिए या एंगल ऑफ डिप इज द एंगल which the total component of magnetic field, total magnetic field कह दीजिए, total magnetic field, सपोज भी कह दिया, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड makes with horizontal direction, makes with horizontal direction of magnetic meridian, of magnetic meridian। क्योंकि आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि जो एंगल ऑफ डिप है टोटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस में कन्फाइन करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में कन्फाइन करेगा। तो उस मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर सपोज ये आपने वर्टिकल प्लेन के अबाउट, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के अबाउट जब आप एंगल नोट करेंगे तो वो तो आएगा डी, और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट सपोज ये इस तरह से और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट देख रहे हैं तो बताएगा डिक्लिनेशन। और सपोज इस तरह से प्लेन है और इसमें ऐसे इस तरह से, सपोज ये आपकी हिंज हो और इसके अबाउट ऐसे वर्टिकल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में कौन होगा, डिप का पता चलेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैग्नेटिक मेरिडियन की, ये कौन सी डायरेक्शन थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये जो एंगल बना है ये क्या कहलाता है, डिप कहलाता है। क्या कहलाता है, डिप। तो एंगल ऑफ डिप इज द एंगल विच द टोटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक मेरिडियन, और किससे लिखते हैं इसको, प्रोनैक्टर डेल्टा से, स्मॉल डेल्टा से लिखते हैं। तीसरी जो चीज है वो आपके पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब डिप हमने निकाला तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वो चीज देखिए। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट जो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स का वो आपके पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बुक्स में एच से, वर्टिकल को बी से ऐसे लिख रखा हुआ है या बी और बी एच से, तो मैं इसको बी एच से लिख देता हूँ, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब आप यूं कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पता चला डायरेक्शन का, इससे डिप से पता चला कि डिप नीडल जो है वो किस एंगल पे इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, एक्चुअली इसको मेजर करते हैं हम एक डिप सर्किल से। डिप सर्किल ऐसे एक वर्टिकल प्लेन के अंदर एक सर्किल होता है और उसके अंदर एक कंपास टाइप की नीडल रख दी जाती है। ये डायरेक्शन सपोज 0 0
और ये डायरेक्शन 90 डिग्री की, वर्टिकल डायरेक्शन की 90 डिग्री की, और इसको भी एक स्टैंड की हेल्प से एक हॉरिजॉन्टल डायल के ऊपर, जिसके ऊपर वर्नियर स्केल रीडिंग बनी होती है, इसके ऊपर भी रीडिंग बनी हुई है। यहाँ वो नीडल इंक्लाइन होती है, तो वो नीडल अगर वर्टिकल है तो पोल्स के ऊपर, और हॉरिजॉन्टल है तो कहाँ होगी, इक्वेटर पे होगी, ठीक है। और किसी एक प्लेस के ऊपर उसकी जो, सपोज ये कोई एंगल बना, ये वाला एंगल, तो ये एंगल उसको किसको बताएगा, डिप को बताएगा। किसको बताएगा, डिप को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और ये वाला प्लेन कौन सा, वर्टिकल प्लेन। ये समझ लीजिए कि ये आपके पास वर्टिकल प्लेन के अंदर ये नीडल ऐसे सस्पेंडेड है, तो ये नीडल मूवमेंट ऐसे कर सकती है इसके अबाउट, और कितने एंगल पे, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। तो इस वर्टिकल प्लेन कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल डिप होगा। तो इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपने क्या किया कि भाई दो आपके पास प्लेन लिए थे, एक तो लिया था, ये कौन सा प्लेन था भाई बताना, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये वाला एक्सिस कौन सा था, मैग्नेटिक एक्सिस ले रखा था आपने। और ये वाला एक्सिस कौन सा ले लिया आपने, ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो ये वाला जो एंगल हो गया, ये आपके पास क्या होगा, डिक्लिनेशन, ठीक है। फिर दोबारा से बता देता हूं, डिक्लिनेशन जब आप सस्पेंड करोगे बार को या कंपास को, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो मूवमेंट एंगल बनेगा मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में, वो डिक्लिनेशन को बताएगा। अगर किसी प्लेस पे डिक्लिनेशन निकालना है तो उस कंपास की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल के अंदर जो एंगल मेजर होगा वो थीटा होगा, और वर्टिकल में जो मेजर होगा वर्टिकल मोमेंट से, वो क्या होगा, डेल्टा होगा या डिप होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज उस प्लेस के ऊपर जो आपकी कंपास थी, जो टिप नीडल थी, किसकी, डिप सर्किल की, वो इस डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करती है। मान लो इस डायरेक्शन में पॉइंट करने का मतलब सपोज इस तरह से, इस डायरेक्शन में पॉइंट करे, ठीक है। तो ये आपका टोटल कंपोनेंट था किसका, मैग्नेटिक फील्ड का बी था, ठीक है। और इसने इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किसकी है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ किसकी, मैग्नेटिक मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ किसकी, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि ये वाला था ज्योग्राफिकल मेरिडियन था, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसके साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते थे हम, डेल्टा बोलते थे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको किसी भी डायरेक्शन में किसी भी प्लेन में भी रिजोल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड कंफाइन करेगा, तो इसको रिजोल्व करते हैं। तो जब इसको रिजोल्व करेंगे तो इसका इस एंगल के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो कैसा कंपोनेंट होगा, कोस कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट होगा, कोस कंपोनेंट। वो मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में BH। और ऐसे ही इसका जो कंपोनेंट होगा इधर वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको मैंने क्या कह दिया, BB। और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो इसका कंपोनेंट हुआ उसको हमने नाम दे दिया BH। ये आपके पास BH हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, रिजोल्व कर दिया किसको, इस B को, रिजोल्व B इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग रेक्टेंगुलर डायरेक्शंस। कौन कौन से कंपोनेंट, एक तो आपने रिजोल्व किया एंगल के लॉन्ग, तो एंगल के लॉन्ग तो कैसा कंपोनेंट है, कोस कंपोनेंट, उसको मैंने लिख दिया BH। कौन सी डायरेक्शन में, मींस इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग है, इसको BH बोल दिया, कितना हुआ, B cos डेल्टा, ठीक है। ये लोग द मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, या अभी कह दीजिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और दूसरा कंपोनेंट हो गया BV, ये वाला वर्टिकल वाला, ये सिंपल B कह दीजिए और इसको H कह दीजिए, तो भी बात चल जाएगी। तो ये हुआ B sin डेल्टा, क्योंकि आपको पता है कि सपोज ये आपका प्लेन था, ठीक है, और इस प्लेन के अंदर आपने ये कहा B है, ठीक है, और ये एंगल डेल्टा है। तो इसको रिजोल्व करोगे तो एंगल के लॉन्ग कंपोनेंट कैसा आएगा, कोस कंपोनेंट B cos डेल्टा। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल के लॉन्ग तो कोस, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा कंपोनेंट आएगा, sin डेल्टा, B sin डेल्टा। तो इसको तो बोल दिया आपने BH हॉरिजॉन्टल वाला, तो और वर्टिकल वाले को आपने क्या नाम दे दिया, BV। तो BV इज इक्वल टू कितना होगा, B sin डेल्टा। तो हमने इनको दो इक्वेशन मान ली, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड।
तो अगर मैं देखता हूँ कि कोस की टर्म है साइन की, और कोस और साइन में एक आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को जोड़ देते हैं स्क्वायर करके, तो ये तो हो जाएगा bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ डेल्टा। b स्क्वायर को माना जाएगा, तो साइन स्क्वायर डेल्टा और cos स्क्वायर डेल्टा का सम कितना होता है 1, b cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया, और ये आपके पास आया bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर। ठीक है, इट मींस दैट b स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये टर्म कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो ये हुआ b स्क्वायर इज इक्वल टू bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इधर वाला मिटाता हूँ, यहाँ लेता हूँ। तो आपने ये लिखा कि b स्क्वायर इज इक्वल टू आया bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर, और अगर b निकालना हो तो क्या आएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर, मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर का एडिशन है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गया 3rd। अब यदि आप मैं इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को अगर डिवाइड करूं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो bv बाय bh या वर्टिकल कंपोनेंट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, b से b कट जाएगा, sin बाय cos क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ डेल्टा, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ d। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें तो राइट साइड लेफ्ट को डिवाइड करेंगे, राइट साइड राइट को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी bv बाय bh इज इक्वल टू, b से b कैंसिल होगा, और sin डेल्टा बाय cos डेल्टा कितना हो जाएगा, दैट विल बी टेंजेंट ऑफ डेल्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, bh इज इक्वल टू b cos डेल्टा। तो अगर b निकालना हो और आपको टिक दे रखे हो, तो आप b कैसे निकाल सकते हैं, bh बाय cos डेल्टा भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपने लिखा bh तो कितना है, b cos डेल्टा। ठीक है, तो अगर टोटल कंपोनेंट निकालना और हॉरिजॉन्टल आपको गिवन हो, क्योंकि पोल्स के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट होगा और इक्वेटर पे कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो पोल को छोड़ करके सब जगह कंपोनेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एस्टिमेट करके और टोटल फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब b कैसे आएगा, दैट विल बी bh, b निकाला बाय cos डेल्टा, ऐसे ही रिजल्ट भी यूज किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज को अगर वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ तो bv बाय bh इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो आप ये bv लिख सकते हैं, bh टेंजेंट ऑफ डेल्टा, इससे भी निकाला जा सकता है। सो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिप, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू व्हाट, द रेशियो ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू bv बाय bh, आपके पास ये रिजल्ट हो गया कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन और ये इक्वेशन, 4 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपके कांसेप्ट बेस्ड या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत काम आए। ठीक है, अब हम थोड़े स्पेशल केसेस देते हैं डेल्टा के। सो हम केस देते हैं, तो केस फर्स्ट लिया हमने, हम बात कर रहे हैं पोल्स। पोल्स के ऊपर अगर डिप नीडल की बात करेंगे, जो डिप सर्किल के अंदर है, वो वर्टिकल स्टैंड करती है। वर्टिकल स्टैंड करने का मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री, और इक्वेटर पे कितनी हो जाती है, 0। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि डिप नीडल ऐसे स्टैंड कर जाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा डेल्टा की 90 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल होगी तो डेल्टा की वैल्यू कितनी, 0, वो इक्वेटर पे होगी। तो अब आप दोनों चीजें आपके पास bv और bh इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देन bv तो कितना होगा, b sin डेल्टा लिखते हैं, और डेल्टा 90 डिग्री तो b sin 90 डिग्री, sin 90 over 1, तो इसका मतलब bv इज इक्वल टू किसके हो गया, b के। कहने का मतलब जो टोटल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो सारा किसके कारण से, केवल वर्टिकल कंपोनेंट में टर्न हो गया, चेंज हो गया, मींस हॉरिजॉन्टल नहीं है। कैसे, क्योंकि आप देखेंगे
तो बी एच इज इक्वल टू कितना है, बी कॉस डेल्टा वाई, ठीक है, और बी कोस डेल्टा कितना 90 डिग्री पोल्स पे, कोस 90 कितना 0, ठीक है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, कहां, पोल्स पे, पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा करेगा, वर्टिकल, तो पोल पे नहीं करेगा, कौन सा, हॉरिजॉन्टल, तो सब जगह होगा ना, बाकी जगह तो सब होगा, कहीं कम ज्यादा, कहीं थोड़ा, कहीं बड़ा, ठीक है ना, ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज द horizontal component, poles को छोड़कर, that horizontal component exists everywhere except for किसको, pole, except for pole, pole को छोड़कर, और पोल पे सारा का सारा फील्ड किसके कारण से है, मतलब जो टोटल फील्ड होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, एंड एट द पोल्स टोटल फील्ड इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन of vertical component, contribution of vertical component। भाई सीधी सी बात ये ध्यान रखो कि वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ होगा, इक्वेटर पे, हॉरिजॉन्टल मैंने क्या कह दिया, पोल्स के ऊपर कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ठीक है। पोल का मतलब असिस्टेंट तो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल और सब जगह होगा। और अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा और वर्टिकल वाला 0 होगा। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, किसको छोड़ करके, इक्वेटर को छोड़ करके सब जगह एग्जिस्ट करेगा। तो सेकंड केस के अंदर हम देखते हैं। सो केस सेकंड लेते हैं हम बात कर लेते हैं एट इक्वेटर। इक्वेटर में याद रखना डिप की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री है तो बी भी तो आपका कितना होता है, बी साइन डेल्टा, ठीक है, मींस बी साइन 0, और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा कहां पे, इक्वेटर पे, और बाकी सब जगह होगा। और बी एच लिखें तो कितना होगा, बी कॉस डेल्टा, तो बी कॉस डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री इक्वेटर पे, cos 0 1, सो बी। इसका मतलब जो भी टोटल फील्ड है वो किसके कंट्रीब्यूशन है, हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा तो कहां होगा, और सब जगह होगा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड exists everywhere except for the equator। इक्वेटर को छोड़ करके, इक्वेटर पे तो कौन सा होगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड एट द इक्वेटर टोटल फील्ड is contributed by the horizontal component, of field। एक चीज और याद रखना, क्योंकि आपने कहा कि भाई इक्वेटर पे जो टोटल कंपोनेंट है वो कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कब होगा, जब डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, मींस जो डिप नीडल आपकी कैसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एट इक्वेटर डिप नीडल स्टैंड्स हॉरिजॉन्टल हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर बात करें किसकी, पोल्स की, तो पोल्स पे क्या होगा, आपने बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल, और वर्टिकल के कारण से सारा कंट्रीब्यूशन फील्ड का आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा
जो फील्ड है वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, तो फील्ड ये कैसे होगा, कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कौन सा होगा, वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो तब होगा सारा का सारा कंपोनेंट इधर की तरफ, कोई कंपोनेंट नहीं, सारा का सारा इधर की तरफ। तो कब होगा, जब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स के ऊपर डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब जो डिप नीडल है आपकी कैसे हो जाएगी, वर्टिकल। दैट इज एट पोल्स deep needle stands vertical, पोल पे वैसे वर्टिकल हो जाएगी ये वाली नीडल, आपकी कंपास नीडल है, डिप नीडल है, और जो इक्वेटर पे कैसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ये बात आप ध्यान रखिए। केस थर्ड अब हम लेते हैं, एक क्वेश्चन करने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केस समझ लीजिएगा, आप इसको एक नोट के तौर पे ले लीजिए। हम अगर ये कहें, अभी ये डिस्कस किया था हमने कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में कन्फाइन कर रहा है, सपोज ये है बी, ठीक है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो आता है इधर की तरफ BH, और वर्टिकल कंपोनेंट आता है इधर की तरफ। तो ये आपने लिख दिया था BV, ठीक है, और ये लिख दिया था आपने BH, और इस एंगल को आपने डेल्टा बोला था। अब मैं ये कहता हूं कि यदि सपोज इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इसके साथ कुछ एंगल बना करके आपके पास कोई आर्बिट्ररी प्लेन है, सपोज आपके पास ये तो है मैग्नेटिक मेरिडियन, उस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कुछ एंगल के ऊपर इधर की तरफ किसी भी डायरेक्शन में कोई वर्टिकल प्लेन, ठीक है, अदर देन दिस मैग्नेटिक मेरिडियन कोई प्लेन है, सपोज वो हो सकता है कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो हमने कोई आर्बिट्ररी प्लेन ये अज्यूम कर लिया। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूं कि इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर तो डिप कितना है आपका, डेल्टा, इसको ट्रू डिप काम है, डेल्टा तो आपके पास क्या होगा, ट्रू डिप। लेकिन इस फील्ड का कंपोनेंट किसी भी प्लेन के अंदर लिया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर लिया जा सकता है, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ इसमें भी लिया जाएगा, और इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, और इस प्लेन के अंदर जो फील्ड का कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट है, जो एंगल बनाएगा उसको आप अपैरेंट डिप बोलेंगे, डेल्टा डैश। तो हम ये जो अपैरेंट डिप है और ट्रू डिप है, इसके बीच में एक रिलेशन निकाल लें, अपैरेंट डिप डेल्टा डैश, ठीक है। अब यहाँ बात थोड़ी समझने की है, वो क्या कि अगर मेरे पास ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, इस फील्ड की बात कर रहे थे बी की, तो जो ये वाली डायरेक्शन है ये वर्टिकल, तो ये वाले इस प्लेन के लिए भी वर्टिकल है और इधर वाले के लिए भी वर्टिकल है, ये लाइन तो क्या है, कॉमन है ना, मींस इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो तो सेम ही रहेगा। अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए डेल्टा और थीटा टर्म जो यूज कर रहे हैं, बिना डैश के लिए यूज कर लें, और इसके लिए डैश वाले, ठीक है, क्योंकि इसमें डेल्टा तो इसमें डेल्टा डैश। तो इस BH का, ये आपके पास था क्या, BH, और BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा था, आपको बता दी। तो इस का कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ भी होगा, ठीक है, और वो कंपोनेंट आपने क्या बताया, से BH डैश कह दिया, BH डैश, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट है BV, इस प्लेन के लिए अगर बात करता हूं, क्योंकि ये वाला प्लेन नहीं है, केवल ये वाला प्लेन, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये और वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, तो ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो BV डैश, वो किसके बराबर होगा, BV के ही बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हो, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए तो लिखा जाता है एज टेंजेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, BV बाय BH, ठीक है, सही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट अगर किसी आर्बिट्ररी प्लेन फॉर आर्बिट्ररी प्लेन भी कैसा, वर्टिकल प्लेन एट एंगल थीटा विद किसके साथ, मैग्नेटिक मेरिडियन, उस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ क्या रिजल्ट होगा, टेंजेंट ऑफ डेल्टा डैश, उसका उस प्लेन के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट और उस प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसके तो हो गए BV डैश और BH डैश।
लेकिन आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहेगा एज BV डैश किसके बराबर होगा, BV के बराबर ही रहेगा, एंड BH डैश कितना होगा बताइए कि यदि इसको अगर इधर की तरफ रिजोल्व करें, किस एंगल पे रिजोल्व करें, थीटा पे, तो थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसा होगा, कोस कंपोनेंट कितना, B कोस थीटा, किसका, BH का कोस कंपोनेंट, कैसा कंपोनेंट, कोस, तो BH डैश इज इक्वल टू BH कोस ऑफ थीटा, मींस इस वेक्टर का, ये अगर वेक्टर है तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट है वो कितने एंगल पे, थीटा पे, तो एंगल का कंपोनेंट कैसा होता है, कोस कंपोनेंट होता है, और ये वाला वर्टिकल वाला तो सेम ही रहेगा, वो का वो BH डैश कितना हो गया, BH कोस ऑफ थीटा, ये दोनों रिजल्ट इसमें यूज कर दें, तो BV डैश की जगह तो कितना लिखिए BV, और BH डैश की जगह कितना यूज करें, BH कोस ऑफ थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ डेल्टा डैश हो है, और यहाँ देखिए इस क्वाड्रेंट को जिसको मैंने सर्कल में डाल रहा हूँ BV बाय BH, BV बाय BH क्या होता है, टेंजेंट ऑफ डेल्टा, फर्स्ट से टेंजेंट ऑफ डेल्टा डैश, टेंजेंट ऑफ डेल्टा डैश इज इक्वल टू BV बाय BH को क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ डेल्टा, तो फर्स्ट BV बाय BH को क्या बोलते हैं, टेंजेंट डेल्टा, और नीचे डिवीजन में क्या है, कोस थीटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपारेंट टिप और ट्रूड डिप के बीच में, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर, इसको बोलते हैं सेकंड और इसको बोलते हैं थर्ड, ठीक है, किसको यूज किया, यूजिंग फर्स्ट टेंजेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू BV बाय BH फ्रॉम फर्स्ट से यूज करें, ये हमारा रिजल्ट बन गया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, इधर फोटो ले लीजिए। सो लास्ट रिजल्ट हमारे पास आया था टेंजेंट ऑफ डेल्टा डैश, टेंजेंट ऑफ द अपेरेंट डिप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ट्रू डिप डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल व्हिच द वर्टिकल प्लेन, आर्बिट्रेरी वर्टिकल प्लेन मेक्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया था आपका। अगर हम कहें कि फॉर थीटा ग्रेटर देन 0, तो आपके पास जो कोस की टर्म होगी दैट विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 का सपोज 1/3 का 3 पट के ऊपर चला जाएगा, 1/2 2 पट के ऊपर चले, इस तरह से फैक्टर जो होगा, ठीक है, 1/√3 तो √3 ऊपर चल जाएगा, तो √3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ देन टेंजेंट ऑफ डेल्टा डैश विल बी ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ डेल्टा, और यू कैन से टेंजेंट डेल्टा डैश विल बी ग्रेटर देन डेल्टा, तो इसका मतलब जो अपेरेंट डिप है दैट विल बी मोर देन द ट्रू डिप, ठीक है। अगर केस ये ले लें, इफ इसे नेक्स्ट डाल देते हैं पॉइंट इसी में नोट में, इफ आप ये कहें कि कोस ये जो थीटा है वो 90 डिग्री, इसका मतलब जो आप प्लेन ले रहे हो वो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, सॉरी जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितने एंगल पे, थीटा कितने 90 डिग्री, कितने एंगल पे 90 डिग्री, मींस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, दैट इज वर्टिकल प्लेन is perpendicular to magnetic meridian, तो तब उसके केस में क्या होगा, then tangent of delta dash is equal to tangent of delta divided by cos of 90 degree, और cos 90 आपको पता है कि कितना होता है 0 डिग्री, so that will be tangent of delta by 0, और something over 0 कितना होगा, infinite, so tangent of delta dash तो इनफाइनाइट हुआ, सो डेल्टा डैश कितना होगा 90 डिग्री, डेल्टा डैश क्या था, इसका मतलब डेल्टा डैश अपेरेंट डिप था, मींस उस आर्बिट्रेरी प्लेन के अंदर डिप था, तो वो कैसा आएगा 90 डिग्री, मींस उस प्लेन के अंदर जो डिप नीडल है कैसी होगी, वर्टिकल स्टैंड हो जाएगी, दैट इज डिप नीडल स्टैंड्स, डिप नीडल स्टैंड्स vertical, deep needle stands vertical in a plane perpendicular to the magnetic meridian, ठीक है। अब हम कुछ आर्बिट्रेरी प्लेन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में और मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर, तो उसके लिए रिजल्ट डेवलप करते हैं, ठीक है।
तो अब हमारे पास हम ये मान लेते हैं कि दो वर्टिकल प्लेन ऐसे हैं जिनके अंदर डिप की वैल्यू रिस्पेक्टिवली डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मान लेते हैं अपरेंट डिप मींस। तो सपोज हम इस तरह से मान लें कि ये तो आपका है सपोज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन, और इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कुछ एंगल के ऊपर एक ये आर्बिट्रेरी प्लेन मान लिया मैंने, ठीक है, जो इसके राइट एंगल पे दिखा रहा हूँ। कैसे दिखा रहा हूँ? सपोज राइट एंगल पे, ये दिख नहीं रहा हो आपको, राइट एंगल पे है। मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ इसको बनाने की। ये आपका और ये इसके 90 डिग्री पे, ठीक, एक प्लेन और एक और प्लेन, ठीक है, जो इधर की तरफ ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो तीन प्लेन हो गए। ये तो इसके अंदर डिप डेल्टा, इसके अंदर डिप मान लेते हैं डेल्टा 1 और इसके अंदर डिप बोल देते हैं डेल्टा, ठीक है। तो कहता है कि इनके लिए जो रिलेशनशिप आएगा वो ये रिलेशनशिप होगा कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा इक्वल टू कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 2। ये रिजल्ट हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर द डिप्स इन द प्लेन्स, जो आपस में तो परपेंडिकुलर है, इन द प्लेन्स which are perpendicular planes to magnetic meridian as well as perpendicular to each other, एक दूसरे के नीचे है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तब ये कहेगा कि अगर हम इस प्लेन के लिए बात करते हैं जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता था, तो रिजल्ट ये आता था क्या, टेंजेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू, क्योंकि इसके लिए इन सभी के लिए लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम, इसके लिए तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा BH, ठीक है। इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने कह दिया सपोज BH1, कितना कह दिया BH1, और इस वाले वर्टिकल प्लेन के लिए मैं नाम दे दिया BH2। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस तरह से हो गया कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, एक तो है ये BH1 की और एक BH2 की, ये आपस में परपेंडिकुलर BH1 और BH2, ठीक है। तो और उनका रिजल्टेंट, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीन अलग अलग डायरेक्शन से ही XYZ मान लीजिए। तो इसके लिए रिजल्ट अगर अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो BV रहेगा, ठीक है। तो BV बाय BH1 लिखेंगे, सॉरी BV बाय BH, ये तो हो गया टेंजेंट ऑफ डेल्टा, एंड टेंजेंट ऑफ डेल्टा 1 लिखें तो वो कितना आएगा, वर्टिकल तो सेम और हॉरिजॉन्टल कितना BH1, ठीक है। एंड टेंजेंट ऑफ डेल्टा 2 लिखें तो वो होगा BV बाय BH2, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट हो गया, एक तो फर्स्ट और एक रिजल्ट हो गया सेकंड, ठीक है। इसको बोलते थे सपोज फर्स्ट, इसको बोलते थे सेकंड और ये थर्ड। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों प्लेन है ये तो आपस में परपेंडिकुलर है और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH1 और BH2 भी आपस में कैसे होंगे, राइट एंगल पे होंगे, राइट एंगल पे होंगे। तो ये जो BH था यही तो स्प्लिट हो रहा है इन दोनों में, क्योंकि टोटल फील्ड तो किसमें होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल तो BV हो गया, और ये जो BH है इस प्लेन के, क्योंकि इस जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो अलग अलग प्लेन के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट के तौर पे। तो इधर की तरफ इसका जो कंपोनेंट होगा BH का, ठीक है, वो कितना होगा BH1 मान लिया, इधर की तरफ कितना होगा BH2 मान लिया, ठीक है। तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ये लगाएं एज, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो आप जोड़ करोगे रिजल्टेंट फील्ड आएगा, तो BH स्क्वायर कितना आएगा, BH1 स्क्वायर प्लस BH2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको यूज कर लीजिए यहाँ, तो भाई क्या होगा, BH1 की वैल्यू ये यूज की जाएगी, यहाँ से कितनी आएगी, हम इसको बाद में लिख देंगे, पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ से BH1 की वैल्यू निकालें तो BH1 आपके पास आ जाएगा, इधर लेंगे तो BV बाय टेंजेंट ऑफ डेल्टा 1, ठीक है। और BH2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास BV बाय
BH2 पर जाएगा तो BB बाई टेंजेंट ऑफ डेल्टा 2। और आपको पता है कि 1/10 क्या होता है, कोट, तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिए कि BH1 इज इक्वल टू BB कोट डेल्टा 1, ठीक है। और BH2 कितना आ जाएगा 1/10 कोट, तो BH2 वो आपके पास हुआ BB और कोट डेल्टा 2। ये BH1 निकाल लिया, BB बाई टेंजेंट डेल्टा 1 को कितना लिख दिया, कोट डेल्टा 1 1/10 को, और 1/10 को कोट लिख करके BH1 और BH2 आ गया। अब आपने कहा था नाउ B जो होगा BH, क्योंकि दोनों फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर BH1 और BH2, ठीक है। तो BH स्क्वायर कितना है, BH1 स्क्वायर प्लस BH2 स्क्वायर cos 90 आपके पास 0 हो जाता है। तो इनको यूज करें तो BH यहां से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, BB बाई टेंजेंट ऑफ डेल्टा, यहां भी लिख सकते हो BH इज इक्वल टू BB बाई टेंजेंट ऑफ डेल्टा, और ऐसे लिख दीजिए BH इज इक्वल टू BB कोट ऑफ डेल्टा, ठीक है। यहां लिख दीजिए BH इज इक्वल टू BB कोट ऑफ डेल्टा। तो यूज करेंगे तो क्या आएगा, BH की वैल्यू BB स्क्वायर कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर यूज करें, BH स्क्वायर इज इक्वल टू BB स्क्वायर कोट स्क्वायर डेल्टा, BH1 स्क्वायर करोगे तो BB स्क्वायर और कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा प्लस इसका होगा तो BB स्क्वायर कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा। तो BB स्क्वायर लेफ्ट साइड दोनों में है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो BB स्क्वायर कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू BB स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 2। BB स्क्वायर से BB स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप मेथड्स में भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट आइडेंटिटी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 2। जबकि आपके पास जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ऐसे वर्टिकल प्लेन्स थे तो जो आपस में परपेंडिकुलर थे और मैग्नेटिक मीडियम के भी परपेंडिकुलर थे। अब एक लैटिट्यूड के साथ रिलेशन और होता है, वो देखिए लैटिट्यूड क्या है। आपने कहा था कि इक्वेटर एक ऐसा प्लेन होता था जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था। तो आप ये अगर अर्थ को मान ले और ये वाला एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस था, तो ये जो सर्किल हुआ, ये सर्कुलर पोर्शन इस अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को आपने नाम दिया था इक्वेटर, ठीक है। अब इस अर्थ के ऊपर कोई प्लेसेस है किसी पॉइंट पे, सपोज ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट के अगर सेंटर से ज्वाइन करें और जो ये रेडियस वेक्टर बना लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर, इसने इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, ये इक्वेटोरियल प्लेन था, इसके साथ जो एंगल बनाया है उस एंगल को हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा, और इट इज नोन एज द लैटिट्यूड। Latitude at a place is the angle, latitude at a place is the angle which the line joining is the line joining the place to the center of earth, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ से मिलाने वाली लाइन किसके साथ बनाए, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ। लाइन जॉइनिंग द प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ मेक्स विद इक्वेटर, ठीक है। इसको लैम्डा से लिखते हैं। तो याद रखना इस प्लेस का लैटिट्यूड तो आपने कितना होता है लैम्डा, और अगर इस प्लेस का डिप की वैल्यू डेल्टा है तो इनका रिलेशन होता है देन टेंजेंट ऑफ डेल्टा, टेंजेंट ऑफ द टू डिप इज इक्वल टू ट्वाइस द टेंजेंट ऑफ द लैटिट्यूड। इस लैटिट्यूड निकालना तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, और टेंजेंट ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ टेंजेंट ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो इसके जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है जियोमैग्नेटिज्म की या अर्थ मैग्नेटिज्म की। तो इसके जो कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक चीज और याद रखिए कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नॉट द सेम और कांस्टेंट।
इसके अंदर दो तरह के वेरिएशन होते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है। एक तो बोलते हैं स्पेशियल वेरिएशन। स्पेशियल वेरिएशन का मतलब है पोजीशन के साथ। पोजीशन मतलब आपके थीटा चेंज होता है, अलग अलग प्लेसेस पे डेल्टा चेंज होता है, तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। उसको स्पेशियल वेरिएशन बोलते हैं। स्पेस कोऑर्डिनेट्स चेंज होना, दिस कोऑर्डिनेट्स के चेंज के कारण। एक बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएशन हो रहा है, किसके कारण से? टाइम के कारण से, वेरिएशन विद टाइम। जैसे कि लगभग 1550 से और 1850 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो आपके पास डिक्लिनेशन की वैल्यू 3.5 डिग्री के अमाउंट से चेंज होगी। मतलब लगभग 250 सालों में 3.5 डिग्री का चेंज आ गया आप डिक्लिनेशन किसी प्लेस पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ भी वेरिएशन होता है, स्पेस के साथ भी वेरिएशन होता है, और ये अराउंड कितना है? 240 इयर्स के स्पैन में। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि ये फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिज्म चेंज होता है, और आपको पता है कि एट हाइट ऑफ अगर 3000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर के आसपास में भी जाए तो 10⁻⁻6 टेस्ला का अबाउट का वेरिएशन चेंजेस आता है। तो इसकी थ्योरी कंप्लीट होगी, प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखें।